अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रीजनरेशन। रीजनरेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एनिमल्स के अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए, मतलब कट जाए, या उसमें कोई वाउंड आ जाए, इंजरी आ जाए, जख्म आ जाए, जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर हमें जख्म लग जाते हैं या हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो ऐसा लॉस्ट बॉडी पार्ट या इंजर्ड बॉडी पार्ट अगर ऑर्गेनिज्म दोबारा बना ले तो इस एबिलिटी को रीजनरेशन कहा जाता है। डिफाइन करेंगे हम इसको, एबिलिटी टू रीगेन और रिकवर द लॉस्ट बॉडी पार्ट और इंजर्ड बॉडी पार्ट। अगर तो लॉस्ट हो गया बॉडी पार्ट तो इसको रीगेन कर लेना, उसको दोबारा बना लेना, और अगर इंजर्ड हुआ बॉडी पार्ट तो इसको रिकवर कर लेना। ये रिकवरी की और रिगेन करने की एबिलिटी कहलाती है रीजनरेशन। रीजनरेशन अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल आती है स्पॉन्जीज की। स्पॉन्जीज हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन रखते हैं। मतलब एसिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी इनकी एसिमेट्रिक होती है, जनरली इनके अंदर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो इनमें अगर कोई पार्ट लॉस्ट हो जाए तो उस लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा बनाने की सलाहियत है इसके अंदर। जब स्पॉन्जेस यंग होते हैं तो ये बड़ी स्पीडली इसमें इसकी करते हैं, फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। और यानी ये जो लॉस्ट हुआ हुआ इसके अंदर पार्ट है, जो कट हुआ हुआ पार्ट है, ये कट हुआ हुआ पार्ट इवन अलग से जो अलग हुआ हुआ इसका टुकड़ा है, ये टुकड़ा भी आगे पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखता है, और जहां से ये टुकड़ा कटा है ये भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखता है। सो अब इसमें डैमेज जो पार्ट है वो भी रीजनरेट हो सकता है, और इवन अ स्मॉल पीस जो इसमें अलग होगा, कट जाएगा, वो भी पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखता है। प्रोसेस बहरहाल ये बहुत स्लो होता है और इसमें मंथ्स बाद साथ लग जाते हैं, बाद साथ इसमें सालों लग जाते हैं। इतना ये स्लो प्रोसीडिंग प्रोसेस होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास लॉबस्टर की आ जाती है। इसमें पिंसर जो क्लास है, लॉबस्टर पिंसर इससे क्लास होते हैं, यानी जिस तरह आरी के दंदाने होते हैं, आरी नुमा इनके पंजे होते हैं। तो इनके जो पंजे हैं, इनकी जब हो जाती है, कटिंग हो जाती है, ये लॉस्ट कर बैठे हैं अपने पिंसर क्लास को, तो इसकी जगह पे न्यू ये पिंसर क्लास की या नए पंजों की कह लीजिए रीजनरेशन कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो लॉबस्टर के अंदर रीजनरेशन हो सकती है पिंसर क्लास की या इसके आरीनुमा पंजों की। जबकि अर्थवर्म के अंदर एक बड़ी यूनिक इसमें जो है फैक्टर पाया जाता है। अर्थवर्म के अंदर रीजनरेशन हो सकती है इसके हेड की, यानी अर्थवर्म का केंचुए का अगर सर अलग हो जाए, सर इसका कट जाए, तो ये नया सर बना सकता है अपना। तो रीजनरेशन की एबिलिटी इसके अंदर हेड की रीजनरेशन की एबिलिटी है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास स्टारफिश आ जाती है। स्टारफिश के अंदर एक सेंट्रल डिस्क होती है और इसके इर्द गिर्द इसमें जनरली 5 आर्म्स पाए जाते हैं। तो ये आर्म्स अगर लॉस्ट हो जाएं, एक है, दो है, इवन समटाइम ये होता है कि इसकी सेंट्रल डिस्क रिटेन रहेगी और पांचों के पांचों आर्म्स इसके लॉस्ट हो जाते हैं, इवन तब भी इसमें रीजनरेशन हो सकती है। तो यहाँ एग्जाम्पल के अंदर इसमें जो हम एग्जाम्पल इसमें जो है ना वो दे रहे हैं, तो इसमें पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क दोनों के अंदर है, दोनों जो टुकड़े हुए हैं, दोनों टुकड़ों के अंदर इसमें सेंट्रल डिस्क का हिस्सा मौजूद है, इसलिए ये रीजनरेट करके दो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बना रहा है। और अगर कोई भी इसका आर्म यहाँ से कट ऑफ हो और उसके अंदर सेंट्रल डिस्क का कोई पार्ट ना हो, यानी वो सिर्फ छोटा सा टुकड़ा जो है, इतना कह लीजिए, जो बगैर सेंट्रल डिस्क के हो, उसमें क्या होगा, रीजनरेशन नहीं हो सकती। यानी इतने टुकड़े से रीजनरेशन स्पॉन्जिस में तो थी, लेकिन स्टारफिश के अंदर रीजनरेशन के लिए क्या चीज का होना जरूरी है, इसी सेंट्रल डिस्क का होना जरूरी है। तो सेंट्रल डिस्क अगर अकेली भी हो तो तब भी वो पांचों जो है ना वो आर्म्स को रिटेन कर लेगी, रिगेन कर लेगी। और अगर इसमें जो 2-3 टुकड़े हो जाए और टुकड़ों में भी इसकी सेंट्रल डिस्क मौजूद हो, तो तब भी इसने रीजनरेट करके न्यू आर्म्स की फॉर्मेशन कर लेनी है। तो स्टारफिश के अंदर भी रीजनरेशन की एबिलिटी मौजूद होती है।
अगली एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में फ्रॉग और टॉड वगैरह जो एलिमेंट इसमें आएंगे, फ्रॉग और टॉड आएगा। तो इनमें लिम्स के, स्पेशली एम्फीबियंस का जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज पे ये अपने लिम्स और अपनी टेल्स की स्पेशली रीजनरेशन कर लेते हैं। तो टेल इसमें अगर लार्वल स्टेज पे ही होती है, क्योंकि एडल्ट जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जल्दी टेल नहीं होती। तो कुछ टेल वाले जो ना एम्फीबियंस हैं, मोस्टली एम्फीबियंस क्या होते हैं, टेल लेस होते हैं। खैर, अब जिनके अंदर लार्वल स्टेज पे टेल होती है, वो कट जाए तो लार्वा अपनी टेल बना लेता है। फिर सेलेमेंडर के अंदर रीजनरेशन है। सेलेमेंडर रेप्टिलियन मेंबर होता है और ये इसे यानी कह लीजिए छिपली की तरह इसकी शेप भी होती है और ये इक्वेटिक होता है, पानी के इर्द गिर्द जो है ना वो रहता है। तो रीजनरेशन हो सकती है सेलेमेंडर के अंदर भी। ये भी अपने लॉस जो लिम्स होते हैं, यानी पाँव और इसके कह लीजिए हाथ और बाजू और इसकी जो पिछली टांगे हैं, तो अगली और पिछली टांगों को ये रीजनरेट करने की सलाहियत रखता है। टेल के अंदर भी लिजर्ड के अंदर भी टेल की रीजनरेशन की एबिलिटी है। और इवन लिजर्ड तो इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी तो है ही, साथ में ये क्या करती है, इसको अपने एनिमी और अपने प्रीडेटर से बचने के लिए एक टूल के तौर पर भी टेल को डिस्कार्ड कर देती है। यानी एक सिर्फ तो ये है ना कि दुम टूट जाती है या उसकी कट जाती है, तो ये अपनी दुम को खुद भी तोड़ सकती है। छिपकली अपनी दुम को खुद भी डिस्कार्ड कर सकती है। और अगर कभी आपने जो है देखा हो तो इसकी दुम कटने के बाद या अलग होने के बाद, या ये खुद अगर स्पेशली डिस्कार्ड करती है, तो इसकी दुम जो है वो मसल ट्विचिंग की वजह से हरकत करती रहती है काफी देर तक, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल की होती रहती है। तो अब कोई इंसान हो या कोई और प्रीडेटर हो या कोई भी इसका जो एनिमी है लिजर्ड का, तो इसका ध्यान बटाने के लिए ये क्या करती है, अपने टेल को डिस्कार्ड कर देती है और खुद वहां से फरार हो जाती है। तो टेल को दोबारा बाद में ये बना सकती है, इसमें एबिलिटी है रीजनरेशन की। फिर रीजनरेशन मैन के अंदर आ जाती है। मैन के अंदर जो रीजनरेशन का अमल है, ये वाउंड की सूरत में हमें कोई जख्म अगर लग जाता है, स्किन हमारी अगर डैमेज हो जाती है, कोई कट लग जाता है, तो वो कट भर जाता है, वो जख्म भर जाता है, तो वाउंड की जो हीलिंग है, यहाँ पे रीजनरेशन है, स्किन रीजनरेट हो रही है। इसी तरह नॉर्मल वे में भी हमारी स्किन रीजनरेट होती रहती है कि पुराने जो सेल्स होते हैं वो उनकी जगह पे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, पुराने सेल डेड होते जाते हैं, न्यू सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं, तो स्किन की वैसे भी रिप्लेसमेंट होती रहती है। इसी तरह से अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए, तो वो फ्रैक्चर बोन जो है, इसमें हम इंजरी के अंदर उसको लेते हैं, तो इंजर्ड पार्ट को रिकवर करना भी रीजनरेशन है। सो यहाँ पे ब्रोकन बोन की हीलिंग रीजनरेशन के अंदर आती है। इस तरह लिवर के कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अंदर लिवर का पार्ट अगर एक्सरसाइज करके काट कर अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसमें भी सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, उसमें भी रीजनरेशन की एबिलिटी है, सेल डिवाइड कर जाते हैं, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती रहती है। प्लांट्स के अंदर भी रीजनरेशन पाई जाती है। और प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, यानी स्टेम, लीफ और रूट के थ्रू जो प्लांट्स को आगे जो ग्रोथ होती है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रीजनरेशन के थ्रू हो रही होती है। तो अब प्रोपेगेशन के अंदर क्या है, किसी गुलाब का पौधा है या गन्ने का पौधा है, बांस का पौधा है, तो इनको अगर कट करके जो है ना वो स्टेम को कट करके छोटे से टुकड़े लगा दिए जाएं, तो इससे क्या हो सकता है, पूरा प्लांट बन जाता है। ऐसे कुछ प्लांट्स के अंदर रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होती है, कुछ में लीव्स के थ्रू होती है, जैसे कि ब्रायोफाइलम का प्लांट है, उसमें लीव के थ्रू नया पूरा प्लांट बनाने की, यानी एक पत्ता सिर्फ रीजनरेट करेगा और उससे पूरा एक प्लांट बन जाएगा। इवन कुछ सेल्स, सिंगल सेल जो है, चूंकि प्लांट के सेल टोटीपोटेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, इनमें पूरा जेनेटिक मटेरियल एक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है। सो पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी बन सकती है एक ही सेल के, क्योंकि प्लांट के सेल क्या है, टोटीपोटेंट है। तो ये सारे के सारा रीजनरेशन के अमल में
कंसीडर होता है। अब बात करेंगे हम रीजनरेशन के मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म लेंगे हम रीजनरेशन का। अनडिफरेंशिएटेड सेल इसमें मौजूद हो सकते हैं या डी डिफरेंशिएटेड सेल हो सकते हैं, यानी रीजनरेशन के लिए जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको रिगेन करना हो, नया बनाना हो, या उसी को ही ठीक कर लेना हो, उसी को रिकवर कर लेना है। कोई वाउंड है, उसको इंजरी को अगर रिकवर करना है तो दो तरीके हैं, दो मैकेनिज्म है। एक तो इसमें प्रेजेंस है अनस्पेशलाइज्ड सेल की या अनडिफरेंशिएटेड सेल की। ये ऐसे सेल होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, जो भी स्पेशलाइज नहीं हुए होते, जो भी डिफरेंशिएट नहीं हुए होते, तो ये डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। ये सेल डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लेनेरिया के अंदर, फ्लैट वर्म्स के अंदर, तो इनमें ये अनस्पेशलाइज या अनडिफरेंशिएटेड सेल मौजूद होंगे। इन सेल्स को न्यूब्लास्ट कहा जाता है। न्यूब्लास्ट वो अनस्पेशलाइज सेल होते हैं जो डिवाइड करके न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो होगा क्या कि जब फ्लैट वर्म्स में, स्पेशली प्लेनेरिया के अंदर, अगर इसकी बॉडी कट ऑफ होती है, और तो एम्पुटेशन वाली जो साइट है, जो कट वाली जगह है जहां पे कट लगा है इसको, उस जगह पे ये न्यू ब्लास्ट क्या करते हैं, माइग्रेट, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल बॉडी में पहले ही मौजूद थे, ये सेल माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं, जिस जगह पे कट लगा है, जहां बॉडी के अंदर कटिंग हुई है, जो पार्ट इसका लॉस हुआ है, वहां पे ये अनस्पेशलाइज सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल और न्यूब्लास्ट मूव करके यहाँ पे आ गए। अब यहाँ आने के बाद ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के डिवाइड करने के बाद ये डिफरेंशिएट होंगे। पहले डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद ये डिफरेंशिएट होंगे। और डिफरेंशिएट होने का मतलब ये है कि कोई सेल डिवीजन के बाद ग्रो भी कर रहा है, अपना फाइनल साइज, फाइनल फॉर्म, फाइनल शेप और फाइनल फंक्शन और फाइनल प्रॉपर्टीज को अटेन कर ले कोई सेल, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएट होना। सो ये सेल डिवाइड भी करेंगे, डिफरेंशिएट भी होंगे, और जो लॉस्ट हुआ हुआ ऑर्गन है और बॉडी पार्ट है उसको ये दोबारा बना देंगे, या अगर कोई ये बाउंड है तो उसकी ये हीलिंग कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। सो ये हमारे पास एक प्लेनेरिया है, इसमें कट आ गया, कट की वजह से ये एम्पुटेशन इसकी साइट है, और एम्पुटेशन के बाद सेल्स, अनस्पेशलाइज सेल या न्यूब्लास्ट क्या करेंगे, ये माइग्रेट करके एम्पुटेशन वाली साइड पे आएंगे और यहाँ पे रीजनरेशन से दो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। सेकंड जो मैकेनिज्म पाया जाता है इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल। ये सेल बेसिकली होते डिफरेंशिएटेड है, मतलब इन सेल्स ने एडल्ट फॉर्म अपनी अटेन कर ली होती है, ये स्पेशलाइज हो चुके होते हैं और इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। ये करेंगे क्या कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म, लाइक इसमें सैलेमेंडर के एग्जांपल हम लेंगे, तो सैलेमेंडर के अंदर अगर लिम्स की एम्पुटेशन हुई है, लिम्स कट गई हैं, तो वो जो कटा हुआ उसका बाजू का, टांग का कटा हुआ जो हिस्सा होगा, जो स्टंप होगा, जो पीछे जो ना वो तना सा रह जाएगा छोटा सा, वहां के सेल्स क्या करेंगे, खुद को थे वो स्पेशलाइज, खुद को वो लेस स्पेशलाइज कर लेंगे। यानी वो थे डिफरेंशिएटेड, उन्होंने खुद को लेस डिफरेंशिएटेड किया, या वो स्पेशलाइज थे, उन्होंने खुद को लेस स्पेशलाइज किया। क्यों किया है? ताकि वो डिवाइड कर सके। पहले वो डिफरेंशिएटेड थे और वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, अब वो बन जाएंगे लेस स्पेशलाइज और लेस डिफरेंशिएटेड। फिर ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पहले होंगे लेस स्पेशलाइज और फिर ये डिवाइड करेंगे और न्यू लिम्स की फॉर्मेशन कर देंगे। ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएट होने के बाद लेस डिफरेंशिएटेड हो जाएं या स्पेशलाइज होने के बाद लेस स्पेशलाइज हो जाएं, इन सेल्स को कहा जाता है डी डिफरेंशिएटेड सेल। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल पाए जाते हैं सैलेमेंडर के अंदर और लिम्स की ये फॉर्मेशन करेंगे, जबकि अनडिफरेंशिएटेड सेल पाए जाते हैं प्लेनेरिया के अंदर, फ्लैट वर्म्स के अंदर। तो ये होते ही एक्चुअली अभी तक ये डिवाइडिंग स्टेज पे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं और ये अभी तक स्पेशलाइज नहीं हुए होते। तो ये दो तरह के मैकेनिज्म हैं जिनसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन करने के लिए इन दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म को यूज करेंगे। दैट वाज दी रीजनरेशन, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके लॉस बॉडी पार्ट और इंजर्ड बॉडी पार्ट को रिगेन करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए यूज की जाती है।